नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हैं आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। और स्वागत है आप सभी का। सबकी निगाह कुर्सी पर है। आजकल बिहार का चुनाव चल रहा है, त्रिपाठी जी की नजर भी कुर्सी पर है। अभी जुस्ना हमारी सहयोगी खबर पढ़ रही थी, कुर्सी पर बैठ के तो बोले देखिए वहां भी कुर्सी मिली हुई है, हम लोगों को कुर्सी नहीं मिलती है। आपका दर्द समझ रहा हूँ। कहे न कहे, लेकिन कहानी तो सबकी कुर्सी की होती है। सब कुर्सी के लिए हो रहा है, सब कुर्सी के लिए। अब आप देखिए, आपको बताएंगे बिहार में अब लेटेस्ट कुर्सी के लिए क्या क्या हुआ है और बड़ा मजेदार चीजें हुई हैं। महागठबंधन के बाद आज एनडीए ने सोचा चलो हम भी अपना मैनिफेस्टो निकाल दें, तो अपना मैनिफेस्टो आज उन्होंने निकाल दिया। पटना में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में, नीतीश कुमार की मौजूदगी में ये मैनिफेस्टो आज जारी किया गया। ये देखिए आप, सारे घटक दल जिनको वो अब खुद को जिनको पांडव कहते हैं, पांचों पार्टियों के नेता वहां पर थे। और जीतन राम मांझी भी, उपेंद्र कुशवाहा भी, बीजेपी के अध्यक्ष तो थे ही, इनके अलावा जो प्रभारी हैं वो भी वहां पर थे। एनडीए के इस घोषणा पत्र में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार का जिक्र किया गया है अगले 5 वर्षों में। हर जिले के अंदर मेगा स्किल सेंटर बनाने का वादा किया गया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया देते हैं मोदी सरकार केंद्र से, उसमें 3,000 रुपया और बिहार सरकार अतिरिक्त देगी, तो वो हर किसान को 9,000 रुपया बिहार में मिलेगा। एनडीए ने बिहार के किसानों की सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी का वादा भी किया। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 10 लाख तक की आर्थिक मदद का ऐलान किया। स्कूलों में मिड डे मील में पौष्टिक नाश्ता बच्चों को देने का वादा किया गया है। बिहार में अगर एनडीए सरकार आती है तो 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। मुफ्त राशन बंट ही रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बिहार में 4 नए शहरों को मेट्रो भी दी जाएगी। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की जाएगी। ये था लबोलुबाब। जितनी देर मुझे लगी बोलने में कि उस मैनिफेस्टो में क्या है, इतनी देर भी नेता वहां खड़े नहीं हुए। ये बात मैं आपको पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। 60 सेकंड में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। मतलब नेता आए, हाथ में मैनिफेस्टो यूं कागज ऐसे दिखाया कि ये हमारा मैनिफेस्टो है, टाइम मिले तो पढ़ लेना, और उसके बाद सब वहां से चले गए। किसी ने बात नहीं की मीडिया से। अब इसको लेकर के बोलना ही चाहिए। ऑपोजिशन बोल रहा है कि ये क्या तरीका है मैनिफेस्टो जारी करने का, और ये भी बताता है कि पार्टियां कितनी गंभीरता से लेती हैं अपनी चुनावी घोषणा पत्र को। आरजेडी कह रही है हमने तो बहुत पहले कर दिया, आप तो 4 दिन पहले लेकर के आ रहे हैं पहले फेज की वोटिंग से। खैर, इस बात यह है कि पार्टियों को भी मालूम है चुनाव में जो माहौल बनाना है वो बयानों से बनेगा, जातियां जोड़ने से बनेगा, जातियों देख करके उम्मीदवार को टिकट देने से बनेगा। वादे जो हम कर रहे हैं वो तो हम अपने प्रचार में लोगों को बताएंगे। तो इसलिए शायद आज इस मैनिफेस्टो रिलीज को इतना संक्षिप्त रखा गया। लेकिन क्या कहना है इस पर त्रिपाठी जी आपका, जिस तरीके से ये मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है। एनडीए एक साथ है, उसके सब सहयोगी एक साथ हैं। नीतीश कुमार के बगल में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा होकर संकल्प पत्र जारी करता है। ये एक संदेश है। दूसरा वाला वही है, वो बात नहीं करनी है। ये सवाल नहीं आना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, एक लाइन की बात है। अच्छा, यहां बोलते तो ये सवाल होता, ये और कोई सवाल ही नहीं था। एनडीए का संकल्प, हालांकि मैंने पूरा संकल्प पत्र पढ़ा और बड़ा व्यवहारिक दिखता है। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार वहां करती दिख रही, नीतीश कुमार की सरकार करती दिख रही है। और मैंने जब उसको, चूंकि बजट भी कभी कभी हम लोगों के ध्यान में आता है कि कोई भी राज्य का आ रहा है तो केंद्र वाला भी याद करें, तो देश का बजट जब मैंने देखा तो मुझे कई चीजें तो उसी का एक्सटेंशन है। मतलब जो जिसकी वजह से कहा गया था कि बिहार का बजट है, तो व्यवहारिक दिखता है। लेकिन बड़ा साफ है कि आज उनको संदेश ये देना था कि पूरा एनडीए एक साथ है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं गए वहां, टॉप लीडरशिप थी वहां, और बयानबाजी कोई नहीं करनी है। इसका मतलब ये कि उनको पता था कि सवाल तो बस एक ही आएगा, बाकी चीजें तो क्या कोई पूछेगा, ये सब तो चल ही रहा है। उसमें कोई पूछ लेता कि भाई अच्छा तेजस्वी को आप कह रहे हैं 3 करोड़ सरकारी नौकरी कैसे देंगे, तो आप 1 करोड़ प्लस रोजगार और सरकारी नौकरी कैसे देंगे। लेकिन एक मतलब मुझे लगा कि ये शायद जो तेजस्वी का घोषणा पत्र था उसमें मुझे ये नहीं दिखा, अगर हो तो मुझे करेक्ट करिएगा। इसमें मुझे दिखा कि इन्होंने अपने संकल्प पत्र में पेज नंबर 10 और 11 उसमें क्या किया है वो बताया है। जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि आप संकल्प पत्र, मैं कई बार इसको कहता हूं भैया संकल्प पत्र से पहले अपना वो बताओ, संकल्प किया पत्र क्या के साथ रिपोर्ट कार्ड भी है। हमारी प्रमुख उपलब्धियां हैं जो 3, 3, 6, 6, 12 पॉइंट है। और एक और चीज उन्होंने दी है जो सबके लिए ये तो डिबेट पॉइंट होगा, ग्राफिक्स बनेगा कि 1990 से 2005 यानी लालू और राबड़ी का राज क्या था
और 2005 से 2025 कंपैरिजन भी है, क्या कंपैरिजन। किया है और क्या करेंगे ये क्या इसमें किया? बताया। खैर, लेकिन वहां जैसे मैंने आपको बताया वहां कोई बयानबाजी नहीं हुई, किसी ने पढ़ के नहीं बताया क्या है, कोई सवाल जवाब नहीं हुए। ये पहली तस्वीर थी आपकी। मैं आपको दो और इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाता हूं। आरजेडी का गढ़ है राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए क्या ये सीट उतनी ही मुफीद है? एक तस्वीर आई, हो सकता है कि ये तस्वीर जो है केवल जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसी के दिल की बात हो। एक नाराजगी जाहिर हुई किसके सामने? राबड़ी देवी के सामने। पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी जी की माताजी राघोपुर पहुंची थी प्रचार करने के लिए बेटे के लिए, तो गांव के लोगों ने घेर लिया और फिर कहा, ये बुजुर्ग जो हैं इन्होंने कहा कि हमारे राघोपुर के साथ तो आप सौतेला व्यवहार करते हैं, बाढ़ आती है तो आप लोग यहां पर आते नहीं हैं, और उस जब हम लोग बेहाल थे तेजस्वी यादव हम इंतजार करते रहे कि वो आएंगे, वो आए तक नहीं। सतेला माना हुआ राघोपुर के, आप लोग सतेला बेटा मानते हैं राघोपुर के, ढकला ढकलू मारपीट करके जहाँ पूरे बिहार में अगर सबसे प्यारा विधानसभा है तो राघोपुर विधानसभा है। बिहार भर में अखिल देखे आपका बेटा जो विधायक है उसको पूरा तेजस्वी जी बथुन खड़प नहीं है कि पूरा बिहार घूम रहे हैं। फ्री ना घुमा तुम बिहार में घुमा पानी तो वैसे राघोपुर कोई मुश्किल सीट नहीं होगी तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन वो देखिए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ने पे मजबूर कर दिया। चुनाव में ऐसा भी होता है, बड़े बड़े नेता यूं मजबूर हो जाते हैं कि इस बार निभा लीजिए, अरे सब आपकी नाराजगी जो है दूर हो जाएगी, बस ये चुनाव निकाल दीजिए। हाँ जी, चुनाव में ही ऐसा होता है, चुनाव में ही ऐसा होता है, चुनाव का वक्त है इसलिए जनता हार लालू यादव क्या कर रहे थे? लालू यादव थोड़ा तबियत का भी ध्यान रखते हैं। अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जिन्होंने उनको किडनी डोनेट की थी, वो सिंगापुर से लौटी हैं, चली गई थी। पहले काफी विवाद हुआ था, आपको याद होगा, इन्होंने टिकट जो बंट रहे हैं या जो फैसले कोई संजय यादव ले रहे हैं उसको लेकर के कुछ नाराजगी अपरोक्ष रूप से इन्होंने अपनी जाहिर की थी। अब ये लौटी तो रात के वक्त एक बड़ी सी गाड़ी में लालू यादव, रोहिणी आचार्य, उनके बच्चे और भी नाते नातिन होंगे, मतलब नाते नाती पोते पोती सब, लालू यादव उनको घुमाने लेकर के निकले। तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बच्चे देखिए गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। तो चलते चुनाव में इतनी हीटेड माहौल के अंदर लालू यादव अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ थोड़ा रात के वक्त समय बिताने निकले थे। तो ये एक तस्वीर आई। अब कोई लिख रहा है इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई, कौन सी गाड़ी है, लालू जी भी फिर बाहर जा रहे हैं तो सभा क्यों नहीं करते हैं। सबका सवाल वही है कि लालू जी खैर उस रूप में फिजिकली उतने एक्टिव नहीं है चुनाव में, लेकिन रोहिणी जी बहुत कुछ बता रही थी। रोहिणी जी, लालू जी का तो वैसे भी अब कोर्ट के हिसाब से भी वो प्रचार में तो नहीं जा सकते क्योंकि ज़मानत पर हैं और स्वास्थ्य की वजह से ज़मानत पर हैं, और स्वास्थ्य के लिए बाहर तक तो जा ही सकते हैं, इतना तो घूम ही सकते हैं अपने बच्चों के साथ और ये सब। रोहिणी जी इंपॉर्टेंट है इस पिक्चर की। तो जो इमेज है वो रोहिणी जी की है कि रोहिणी जी क्या इस चुनाव में पार्टी के लिए उस तरह से एक्टिव नहीं है, या उनके पास बहुत वक्त है कि ठीक है, या उनको भरोसा होगा कि तेजस्वी इस गाड़ी को निकाल लेंगे। वो अपनी गाड़ी चला रही हैं, तेजस्वी जी पार्टी की गाड़ी चला लेंगे। सर इंपॉर्टेंट ये था कि कल परसों ये खबर चल रही थी कि ये तेज प्रताप के लिए महुआ में कैंपेन करेंगी, लेकिन इनसे सवाल हुआ कल जब ये लौटी तो नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि वो कौन सी पार्टी के हैं, अब मैं कौन सी पार्टी की हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार करूंगी ना। मतलब कह दिया उन्होंने कि मैं तेज प्रताप के लिए तेज प्रताप के लिए नहीं करेंगी। लेकिन वो कहीं कहाँ कर रही हैं अभी, तेजस्वी के लिए भी कहाँ कर रही हैं, जिस पार्टी के लिए हैं वो कहाँ कर रही हैं। लेकिन पहले मैं एक बात उस पर चर्चा करना चाहता हूँ, आपके जो घोषणा पत्र पर, एनडीए के घोषणा पत्र पर, कि सवाल ये नहीं कि वो सब लोग एक साथ थे, सवाल ये है कि 1 मिनट में क्यों भागे नीतीश कुमार। और ये दूसरी घटना हो गई 2 दिन में। एक दिन में पहले प्रधानमंत्री जी के साथ सभाओं में नहीं है नीतीश कुमार, दूसरे दिन नीतीश कुमार को ही तो घोषणा पत्र जारी करना है ना। किसका घोषणा पत्र ये है? और नीतीश कुमार का ही है, नीतीश कुमार का ना। तो लेकिन उन्होंने तो नहीं बताया कि घोषणा पत्र में क्या है। सम्राट चौधरी पूरे पॉइंट पढ़ते 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 थक गए, फिर उन्होंने अलग से बताया, सब लोग चले गए। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं है, और ये मैसेज ये भी बताता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। और जैसे त्रिपाठी जी ने भी कहा कि भाई वहाँ पर ये सवाल होता कि कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है या कौन चेहरा है, इस सवाल से बचने के लिए। तो इस सवाल से बचने के लिए अगर गए हैं तो सवाल तो बस छूटता नहीं है ना, बचने से भी सवाल तो बना रहता है। तो बल्कि ये सवाल अब और गहरा हो गया कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नहीं देखना चाहती, या वो अपनी किसी और तैयारी में इस सवाल का साफ जवाब देने से बचना चाहती है। साफ जवाब देने से बचना चाहती है। लेकिन जब साफ जवाब नहीं देते
तो अनुत्तरित सवाल जो है ना ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, इस पर आगे हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन कल से बिहार में एक अपराध की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वाकई होनी भी चाहिए। चलते चुनाव में पॉलिटिकल मर्डर, और बिहार के चुनाव में कितना माफिया, जंगलराज, सब कुछ कहा जा रहा था। अभी भी बिहार के चुनाव में वो कल्चर दिखाई दे रहा है। 24 घंटा भी नहीं बीता, इसका एक एग्जाम्पल दिख गया। कैंडिडेट जनसुराज का जो मरा वो समर्थक आरजेडी का था। आरोप जेडीयू के उम्मीदवार पर है और दुश्मनी आरजेडी के कैंडिडेट के पति से है। बताया जा रहा है कि पूरी लड़ाई जाति की थी। इलाका भूमिहार का है। दो बाहुबली यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। भूमिहार है, सूरजभान सिंह की शायद पत्नी चुनाव लड़ रही है, नहीं पत्नी लड़ रही है, लेकिन दोनों बाहुबली हैं। और जिनकी हत्या हुई वो थे दुलार चंद यादव, वो भी बाहुबली हैं। इनका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, ये पटना प्रशासन ने बताया, इनके खिलाफ भी मुकदमे थे। लेकिन ये प्रचार कर रहे थे जनसुराज के लिए, और जनसुराज का कैंडिडेट है धनुक जाति का। उनका नाम है पीयूष प्रियदर्शी। जातियां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार सोचिए, आरजेडी और एनडीए के कैंडिडेट भूमिहार, दोनों बाहुबली, मरने वाला जनसुराज का समर्थक यादव, और कैंडिडेट जिसके लिए वो प्रचार कर रहा था, जिस झगड़े में मौत हुई, वो अति पिछड़ी जाति का, धनुक जाति का। आरजेडी की तरफ से यही प्रियदर्शी जो कैंडिडेट जनसुराज के हैं, जिनका समर्थक मारा गया है, इनको टिकट मिल गया था, माना जा रहा था, लगभग फाइनल कर दिया था तेजस्वी यादव ने। और पीयूष प्रियदर्शी के भावी प्रत्याशी वाले बैनर पोस्टर इलाके में लग चुके थे। और यहां तक कि तेजस्वी यादव जब बिहार में कलम बांटने के लिए पहुंचे थे, एक वीडियो आपको याद होगा ना, एक जगह उन्होंने ऐसे कलम फेंका था कि आप बंदूक नहीं, कलम चलेगी। वही इलाका है और वही ये पीयूष प्रियदर्शी है। लेकिन बाद में इनका टिकट कट गया। उस वक्त ये तेजस्वी यादव के साथ थे। अचानक आखिरी मौके पर ये वो तस्वीर है जब ये इन्हीं के साथ, अब जो जनसुराज में चले गए, पहले इनको उम्मीदवार बनाकर के कलम बांट रहे थे। इनका टिकट कट गया, बीना देवी को सिंबल मिल गया, वो सूरजभान सिंह की पत्नी है। और यही टिकट कटने के बाद पीयूष जनसुराज के अंदर चले गए। प्रशांत किशोर ने उनको फौरन वहीं से उम्मीदवार बना दिया। और ये वजह है कि आरजेडी के नेता दुलार चंद और उनके समर्थन में लोग वहां पर थे, और जनसुराज उम्मीदवार होने के बाद भी उनके प्रचार में पहुंचे हुए थे। अब मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर भारी हंगामा है। हत्या का आरोप जेडीयू के कैंडिडेट अनंत सिंह पर और उनके समर्थकों पर लग रहा है। खबर है कि दुलार चंद के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है, और शव के साथ समर्थकों की भारी भीड़ थी। ट्रैक्टर पर शव के साथ बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी भी मौजूद थी। अब हुआ यह कि अनंत सिंह का काफिला चुनाव प्रचार के लिए निकला हुआ था। एक इलाके में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, विवाद हो गया, अचानक गोली चल गई, और गोली जनसुराज के इन कार्यकर्ता दुलार चंद यादव को लग गई और उनकी मौके पर यह मौत हो गई। जनसुराज के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दुलार चंद को गोली मारने के बाद उनके ऊपर गाड़ी तक चढ़ाई गई, और अनंत सिंह ये कहते हैं कि उनको बदनाम करने के लिए यह हमला उनके जो राइवल हैं आरजेडी के, सूरजभान, उन्होंने करवाया है। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट हो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहु हुआ, हम जो 40 गाड़ी आगे थे, अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा में रख लेता, दिन भर गाड़ी देवाना। कह सब सूरजभान का मतलब आरजेडी का किया धरा है ये। तेजस्वी यादव को मौका मिला, उन पर दिन रात जंगल राज का आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा वो किस जंगल राज की बात करते हैं, ये है असली जंगल राज। आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया, और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। अब कैंडिडेट जिनके समर्थक थे ये, वो तो जनसुराज के प्रशांत किशोर के हैं। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि असल मायने में जंगलराज कभी बिहार से गया ही नहीं था।
देखिए, जो खबर आई है उसमें जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती है। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। तो क्या कहेंगे समीर जी इसमें? और जैसे मैंने कहा कि एक तो दोनों बाहुबली हैं उस सीट से उम्मीदवार, आरजेडी और इधर नीतीश कुमार के, और यादव, भूमिहार, पिछड़ी जाति सब इन्वॉल्व। अब देखिए, अनंत सिंह के परिवार को आप टिकट देंगे और सूरज भान के परिवार के लोगों को टिकट देंगे, मतलब अनंत सिंह ने अपनी पत्नी का टिकट काट के खुद लड़े कि भाई पत्नी ने कोई काम नहीं किया, अब मैं यहाँ से विधायक बनूंगा। सूरज भान लड़ नहीं सकते थे तो उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। जब दो बाहुबलियों को एक ही जगह आप टिकट देंगे तो वहाँ तो कोई फूलों की वर्षा तो होगी नहीं आपस में, वहाँ तो गोलियां ही चलना है। जो बाहुबली अपने जन्मदिन पे, अपने जेल से छूटने पे उनके समर्थक गोलियां चलाते हैं खुलेआम, वो प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। और वहाँ जब दो बाहुबली टकरा रहे, उनकी जब अब उनकी नज़रों में उनका सम्मान और वर्चस्व की लड़ाई है, तो गोली तो चलना स्वाभाविक थी। प्रशासन क्या कर रहा था? दरअसल प्रशासन को जब पता था कि दो इतने बड़े बाहुबली मोकामा में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित उनके पास असले होंगे, हथियार होंगे। असला कैसे है? चुनाव में सारा असला जब्त हो जाता है। ये वहाँ के अधिकारी को देखना है ना, कि वहाँ के एसपी को देखना है, डीएम को देखना है कि इस तरीके से लोग कौन है जो अवैध हथियार लेकर चल रहे हैं, गाड़ियों में हथियार लेकर चल रहे हैं। और जब इस तरह की स्थिति है तो मुझे लग रहा है कि जो प्रशांत किशोर ने कहा बिल्कुल सही है कि ये प्रशासन का पूरी तरीके से फेल्यूर है। और मुझे लग रहा है कि ये पार्टी को भी देखना चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो या कोई दूसरा पार्टी हो, आप अपराधियों को सिर्फ एक सीट जीतने के लिए कि वो एक विधायक बन जाएगा, आप घोषित अपराधी को टिकट देते हो, तो आप क्या संदेश देते हो कि भाई हमारे पास न हमारा चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है, जो अपराधी होगा हमारे पास आई है, अगर आप में जीतने की क्षमता है तो आपको हम टिकट देंगे। सारे राजनीतिक दल इस एक रंग में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका विरोध करना चाहिए था नीतीश कुमार को कि भाई एनडीए का अगर उम्मीदवार है तो इस तरीके से आप सोचिए। तो क्या विरोध और कहां? और आपको अभी एक और बात बता दूं, घोषणा पत्र को लेकर जो चर्चा हो रही थी, इस घोषणा पत्र में जेडीयू की कोई भूमिका ही नहीं है। ये पूरा घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई जो घोषणा पत्र बन रहा है उसमें मेरे जो 7 संकल्प है, कम से कम उसको तो जगह दे दो। 7 निश्चय नहीं है इसमें, नहीं है 7 निश्चय, जो मेरे है उसको आप अलग से कॉमन बना के दे दीजिए, तो वो भी उसमें उस तरीके से शामिल नहीं किए गए। तो ये पूरा जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के भविष्य के लिए और बिहार के वर्तमान के लिए, और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार को ले जाना चाहती, क्योंकि 2047 विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो 2047 विकसित बिहार के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है उसको देख के यह घोषणा पत्र बनाया गया है। इसमें जनता दल यूनाइटेड की बहुत भूमिका नहीं है। तो मतलब जो कल से राहुल गांधी वगैरह सब कह रहे थे, ठीक ही कह रहे हैं ना, रिमोट तो मोदी जी के हाथ में है, नीतीश कुमार के। यही तो कहा कल राहुल गांधी ने। अब आप कह रहे हैं कि घोषणा पत्र भी नहीं है नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री क्या बनेगा उसी का घोषणा पत्र होगा ना सर। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ठीक है, अच्छा ये आगे भाई लंबी बात होगी, इस पर बहुत बयान है मेरे पास। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप बिहार में शराब पीते हैं ना, होटल के कमरे में अगर आप शराब पी रहे हैं तो पुलिस आपके होटल का कमरा तोड़कर अंदर आ सकती है और आपको गिरफ्तार कर लेगी। और ऐसे कई वाक्य हुए हैं। और चलते चुनाव में आदमी हंसला लेके साथ में सड़क पे चल रहा है, तब वो पुलिस को नजर नहीं आया। गजब बात है। लेकिन अब जिसे कहते हैं क्या, आयरनी डाइड बिलियन डेथ्स अंग्रेजी में कहते हैं। योगी जी का आज भी प्रचार है, गए हुए हैं, और योगी जी जंगल राज की बात ही करेंगे। जाएंगे तो वो जंगल की यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर, तो उन्होंने जंगल राज की बात की। लेकिन आज दिन वो नहीं था। योगी जी की बात सुनिए। रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन
हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारिच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। तो सर क्या मुकामा में बुलडोजर चलेगा कहीं? नहीं, उनकी रैली में मेरे ख्याल से बुलडोजर लेके आए थे लोग दिखाने के लिए, जहां तक स्वागत उनका बुलडोजर से किया गया। लेकिन क्या बिहार में उनका बुलडोजर चलेगा, नहीं, ये सवाल है। मैंने आपको पहले भी एक बार इसी शो में एक फिगर दिए थे कि जब पार्टियां जो हैं अपने, जैसे कि समीर जी ने भी कहा, जब लगातार अपराधियों को टिकट दे रही हूँ, इसमें भी है, इसमें बीजेपी और कोई जेडीयू पीछे नहीं है, उनके भी अच्छे खासे जो कैंडिडेट है उनका आपराधिक जो है पूरा इतिहास है। 65% बीजेपी ने जो है वो अपराधियों को टिकट दिया है। तो फिर अगर आप अपराधियों को टिकट देंगे और फिर आप जंगल राज की बात करेंगे तो कौन विश्वास करेगा आप पे? ठीक है, अभी मैनिफेस्टो की भी बात, बहुत सारी बातें मैनिफेस्टो में, मैं तो ये भी मानता हूं कि सारी मैनिफेस्टो जो है इस वक्त वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का तरीका हो गया। दूसरा, एक मेरे को उस मैनिफेस्टो में एक बड़ी अजीब बात लगी, एक वादा किया है उस मैनिफेस्टो में कि 5 साल में बिहार में बाढ़ रहित कर देंगे। अब ये भी देखने की बात है। वैसे माना तो यही जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू जो है वो अच्छा करेगी और चुनाव जीतेगी। तो अगर ये वादा किया तो वो वादे निभाने के लिए भी कुछ कानून होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रचार की अगर आप बात करें, देखें अलग अलग किस तरीके का कैंपेन चल रहा है दोनों में, वो बड़ा स्टार्क डिफरेंस नजर आता है। बिहार से जो लोग लौट के आ रहे हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, बीजेपी किसी भी इलेक्शन में अपनी सारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है, उसकी ये ताकत है, और कारपेट बॉम्बिंग कर दो, और ऐसी ताकत किसी और विरोधी के पास नहीं है। बिहार में भी बीजेपी ऐसा ही कर रही है। तमाम जातियों के नेताओं को किसी भी प्रदेश से लाकर के पूरी फौज बीजेपी ने बिहार में उतार दी, खास करके राजपूत नेताओं की। जाटव नेता ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के साथ कैंपेनिंग हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल नरोत्तम मिश्रा कहां के हैं? मध्य प्रदेश के। केशव मौर्य कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के। एक पूर्व सांसद हैं संगम लाल, ये प्रधानमंत्री मोदी की कल की मुजफ्फरपुर की रैली की व्यवस्था देख रहे थे। 2 नवंबर को होने वाली प्रधानमंत्री के रोड शो का मैनेजमेंट दिल्ली से आशीष सूद मंत्री हैं, उनको दिया गया। रविशंकर प्रसाद और नितिन नवीन, ये दोनों बिहार के, ये उनके साथ होंगे। कुलजीत सिंह चहल दिल्ली के हैं, और सुरेंद्र नागर ये प्रधानमंत्री मोदी के इसी रोड शो के बाद होने वाली रैली देखेंगे। इससे पहले कुलजीत चहल, मध्य प्रदेश के मंत्री विकास सारंग और मयंक नायक, ये प्रधानमंत्री के छपरा वाली रैली का मैनेजमेंट देख रहे थे। तो ये बता कहां कहां से नेताओं को ला रही है। भोजपुर में बृजभूषण शरण सिंह, वो उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। यूपी विधान परिषद के सदस्य रामचंद्र प्रधान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, राजस्थान के विधायक कुलदीप जाखड़, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता, पूर्व विधायक ममतेश शाक्य, सत्य प्रकाश जरावता, ऐसे नेताओं को बिल्कुल माइन्यूट मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है। अब इसके सामने देखिए तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जहां प्रचार में जाते हैं, पहले उड़ने से पहले तस्वीर खिंचाते हैं। मैंने पहले भी आपको, जब फर्स्ट डे कैंपेन पे निकले थे तो एक तस्वीर उनकी हमने आपको दिखाई थी। ये तस्वीर, ये आज की तस्वीर, पहले वाली दिखा दीजिए। पहले वाली तस्वीर में वो खुद, उनके अलावा वीआईपी पार्टी वाले थे, आपको वो दिखाई दे रहे थे। इनके अलावा एक गुप्ता जी आईआईपी पार्टी वाले थे, और तीसरे इनके मुसलमान एमएलसी थे। अब जो गए हैं प्रचार में, उसमें जो सेल्फी खींच रहे हैं व्यक्ति, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनके एससी सेल के अध्यक्ष हैं बिहार के, तेजस्वी यादव के। तो तेजस्वी यादव यूं जातियां दिखाते हैं कि मेरे साथ कौन कौन जो है वो है, और वो जरूरत के हिसाब से हेलीकॉप्टर जिस सभा में जा रहा है वहां कौन सी जाति के चेहरे की जरूरत है, उसको हेलीकॉप्टर में बिठाकर उसकी तस्वीर खिंचवाई जाती है। त्रिपाठी जी, अब लेकिन तुलना नहीं की जा सकती दोनों कैंपेन्स की। मुझे लगता है कि देखिए, ये तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ का जो एक शब्द होता है अंग्रेजी में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो वो करना है। तेजस्वी का संकट क्या है, आप इसको समझिए। तेजस्वी अगर अपने से कैंपेन चला पा रहे होते, अपनी कैंपेन चला पा रहे होते, तो आज वो ज्यादा बेहतर स्थिति में होते। उनकी मुश्किल ये है कि बीच बीच में उनको राहुल जी के साथ आना पड़ता है। बीच बीच में राहुल जी आते हैं, पूरा एजेंडा डिरेल करके और दिल्ली वापस लौट आते हैं। उनको पटना में रहना है। बिहार का चुनाव तेजस्वी तो समझ रहे हैं कहां क्या मुश्किल है। आप उनकी दूसरी बातों पर, उनके समर्थकों का आक्रामक हो जाना, पुराना जंगल राज, वो सब छोड़ दीजिए। तो तेजस्वी अपने तय बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मैं लगातार देख रहा हूं, बीच के कुछ एक कभी कभी भाषा गड़बड़ाती है, नहीं तो आमतौर पर वो बहुत गंभीरता से करते। उसका एक हिस्सा यह भी है कि जो माई समीकरण कहा जाता है, जिस माई समीकरण से ईबीसी और दलित वो डरता है, ये मतलब इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन उस माई समीकरण से ईबीसी और दलित यानी गैर यादव ओबीसी डरता है।
उसको कैसे संदेश देना है, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बेहतर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, बहुत बड़ा एकदम जिसको कहें कि उनके पास देश के हर हिस्से से लोग हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इतना बड़ा है कि वो संदेश देने में उस लिहाज से ज्यादा कामयाब होता है। लेकिन तेजस्वी का भी काम अपने तय बेहतर है।